हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। गन्ने में कौन से पोषक तत्व की अधिकता के कारण शर्करा की मात्रा कम हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकेंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है मोलिब्डेनम, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी मतलब अधिकता हो जाने से गन्ने में जो शर्करा यानी मिठास की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो जो नाइट्रोजन होता है, जब नाइट्रोजन की मात्रा मतलब गन्ने में बढ़ती है तो उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। यानी जब नाइट्रोजन की अधिकता होता है गन्ने में, तो कार्बन और जो नाइट्रोजन का अनुपात होता है ये दोनों साथ साथ में घट जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जब ये साथ साथ मतलब घट जाते हैं तो इसमें जो उत्पादन होता है उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाता है, और साथ साथ जो शर्करा की मात्रा होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती गन्ने में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यानी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पोषक तत्व जो है उसकी जब अधिकता गन्ने में हो जाती है तो उसमें क्या होता है, शर्करा की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। यूरिएज एंजाइम का घटक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड ऑप्शन है निकिल, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो यहाँ पे बात करते हैं कि निकिल की। जो निकिल होता है इसकी जो खोज हुई थी वो धातु के रूप में 1951 में ही इसकी खोज हो गई थी। यानी जो निकिल होता है, जो निकिल है इसकी धातु के रूप में जो खोज हुई थी वो 1951 में ही हुई थी। यह एक प्लांट न्यूट्रिशन होता है, निकिल जो होता है यह एक प्लांट न्यूट्रिशन होता है। इस बात का पता कब लगा था? इस बात का जो पता लगा था वो 1987 में लगा था। और इसको मतलब खोजा किसने था या पता किसने लगाया था? तो ए ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। और बात कर लेते हैं, सन 2010 में इसको आवश्यक पोषक तत्वों की लिस्ट में शामिल किया गया था। मतलब 1987 में इसको प्लांट न्यूट्रिशन यानी पौधों का मतलब जो पोषक तत्व है उसके रूप में इसकी खोज हुई थी। और उसके पहले जो हुआ था कि 1951 में यह एक धातु के रूप में खोजा गया था, और सन 2010 में इसको आवश्यक पोषक तत्वों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके पीछे की जो वजह थी कि यह एक यूरिएज घटक होता है, यह एक यूरिएज एंजाइम घटक होता है, इसलिए मतलब इसको पोषक तत्वों की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यानी निखिल जो होता है यूरिएज एंजाइम का घटक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पत्तियों की निचली पौधों की निचली पत्तियों पर बी आकार की क्लोरोसिस के लक्षण किसकी कमी से दिखाई देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है मोलिब्डेनम, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। तो पौधों की जो निचली पत्तियां होती हैं उनमें बी आकार के मतलब क्लोरोसिस के लक्षण जो दिखाई देते हैं वो नाइट्रोजन की कमी से दिखाई देते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ब्रेसिकेसी जाति सरसों की पत्तियां प्याले नुमा किसकी कमी से होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है सल्फर, फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन। तो जो ब्रेसिकेसी जो होती हैं यानी सरसों की मतलब जो प्रजाति होती हैं उसकी पत्तियों पर मतलब प्याले नुमा मतलब आकार बन जाता है, वो किस तत्व की कमी के कारण बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। यानी सल्फर की कमी के कारण मतलब उसमें जो पत्तियों पर मतलब प्याले नुमा का आकार बन जाता है वो सल्फर की कमी के कारण होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम,
सेकंड ऑप्शन है बोरान, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है पोटास। तो जो गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। कैल्शियम जो होता है वो गुणसूत्रों का मतलब संरचनात्मक अवयव होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और अगर बात कर लेते हैं बोरान की, तो जो बोरान होता है ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं इसके लिए मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट का काम करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हैबर बोच मेथड, सेकेंड ऑप्शन है टोटल रिसाइकिल प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है मार्टिनस बेजरिंग मेथड, फोर्थ ऑप्शन है हरमन हेरिजेल मेथड। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब जो औद्योगिक अमोनिया बनाई जाती है वो किस विधि द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मार्टिनस बेजरिंग मेथड और हरमन हेरिजेल मेथड की। तो इस मेथड द्वारा क्या होता है, इन दोनों ने मिला के मतलब जो मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो था, इन दोनों ने जो टर्म दिया वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का टर्म दिया था। यानी जो मार्टिनस बेजरिंग थे और हरमन हेरिजेल थे, इन दोनों ने मिलाकर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की खोज की थी। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत तो औद्योगिक अमोनिया आता नहीं, तो इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया की खोज की थी। अब बात करते हैं अगर औद्योगिक अमोनिया की, तो औद्योगिक अमोनिया विधि से मतलब औद्योगिक अमोनिया जो बनाए थे सबसे पहले वो किस मेथड से बनाया गया था? वो हर्बर बोच मेथड से बनाया गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है इसको हम एक चैम्बर में ले लेते हैं और क्या करते हैं उस चैम्बर के अंदर मतलब 600 मतलब डिग्री अंश 600 डिग्री तापमान पर और हाई प्रेशर 600 जो टेम्परेचर होता है उसका 600 डिग्री होता है, और उसको हाई प्रेशर पर कैटालिटिक आयरन का मतलब एक राड लेकर उसको मतलब हीट किया जाता है और प्रेशर दिया जाता है, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन अमोनिया में बदल जाता है। तो एक किस मेथड द्वारा बनाया गया था? तो ये हर्बर बोच मेथड द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात की जाए कि मतलब जो दुनिया में सबसे पहले जो यूरिया जिसने बनाया था वो कौन थे, तो दुनिया में जो सबसे पहले यूरिया बनाए थे वो भी हर्बर बोच ही थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। यूरिया किस प्रकृति का उर्वरक होता है या उर्वरक है? फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकेंड ऑप्शन है क्षारीय उदासीन, थर्ड ऑप्शन है क्षारीय, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यूरिया का मतलब जो प्रकृति है या नेचर है वो कौन सा नेचर है या कौन से नेचर का उर्वरक है। तो यूरिया जो होता है मतलब इसको जब हम लोग खेतों में मतलब इसका छिड़काव करते हैं तो इसका क्या होता है, मिट्टी पे अम्लीय प्रभाव डालता है। तो इसलिए जो मतलब यूरिया होता है यह अम्लीय नेचर का होता है, उर्वरक होता है। तो अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अम्लीय मतलब कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय प्रवृत्ति का उर्वरक होता है वो एनहाइड्राइड अमोनिया होता है, यानी निर्जलीकृत अमोनिया जो होता है वो सबसे अम्लीय प्रवृत्ति का उर्वरक होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है यूरिया की, तो यूरिया जो होता है ये भी अम्लीय प्रवृत्ति का उर्वरक होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बोरान, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है जिंक, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो जो जीव द्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं उनका मुख्य अवयव क्या होता है?
तो प्रोटोप्लाज्म का जो मुख्य अवयव होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में संयुक्त उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है MAP, सेकेंड ऑप्शन है DAP, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि संयुक्त मतलब जो उर्वरक यानी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या कंपाउंड फर्टिलाइजर कौन सा है। तो सबसे पहले मतलब बात करते हैं कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो होते हैं ये प्राइमरी उर्वरक होते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मतलब अगर कोई भी फर्टिलाइज़र हो, मतलब अगर कोई फर्टिलाइज़र उर्वरक हो, अगर उसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, चाहे वो सोडियम हो गया, चाहे वो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया या पोटास हो गया, अगर उसमें से कोई एक की मात्रा उस उर्वरक में प्रेजेंट होता है, ये मानिए कोई उर्वरक हो गया, एक कोई उर्वरक हो गया, अगर इसमें प्राइमरी जो मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट का कोई भी एक तत्व अगर इस उर्वरक में शामिल होता है तो उसको हम लोग स्टेट फर्टिलाइज़र बोलते हैं, या फिर मतलब उसको हम लोग सिंगल फर्टिलाइज़र बोल देते हैं या फिर एकल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। यानी कि अगर कोई भी उर्वरक है उसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी NPK जो है उनमें से कोई एक तत्व भी अगर इस उर्वरक में शामिल होता है तो उसको हम लोग स्टेट फर्टिलाइज़र या स्टेट फर्टिलाइज़र, सिंगल फर्टिलाइज़र या फिर एकल फर्टिलाइज़र बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो SP सिंगल सुपर फास्फेट, DAP डाई अमोनियम फास्फेट, TSP ट्राई सल्फेट ट्राई सुपर फास्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में तीनों में मतलब फास्फोरस पाया जाता है, तो इसलिए मतलब जो ए होता है ये स्टेट फर्टिलाइज़र होते हैं या सिंगल फर्टिलाइज़र होते हैं या फिर इसको एकल फर्टिलाइज़र हम लोग बोल देते हैं। और अगर बात कर लेते हैं कि मतलब कोई उर्वरक होता है, यहाँ पे अगर दूसरा मतलब बात करते हैं कि एक कोई उर्वरक हो गया, इसमें अगर मतलब क्या होता है दो या दो से अधिक अगर कोई मतलब जो प्राइमरी तत्व हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं NPK, इसमें से मतलब एक, दो या दो से अधिक, सपोज इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है, तो दो या दो से अधिक जो न्यूट्रिशन शामिल होते हैं उसको हम लोग संयुक्त या कंपाउंड उर्वरक बोलते हैं। यानी किसी उर्वरक में जब प्राइमरी न्यूट्रिएंट के दो या दो से अधिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उस उर्वरक में तो उसको हम लोग संयुक्त उर्वरक बोल देते हैं। तो संयुक्त तो उर्वरक उसको मतलब हम लोग बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑप्शंस की। MAP मतलब जो होता है इसमें क्या होता है कि जो क्या नाम है अमोनियम और फास्फेट यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, तो अमोनियम के रूप में क्या यहाँ पे आता है नाइट्रोजन आ जाता है और फास्फेट के रूप में फास्फोरस आ जाता है। तो यहाँ पे जो मतलब नाइट्रोजन पाया जाता है MAP में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 11% होती है और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 48% होती है। और यहाँ पे मतलब अपने इंडिया में दो प्रकार के मतलब MAP आते हैं। एक तो होता है फर्स्ट ग्रेड जिसके अंतर्गत जो नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा होती है 11 होती है और जो फास्फोरस की होती है वो 48 होती है। और जो सेकेंड ग्रेड के मतलब MAP आते हैं उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 12% होती है और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा कि जो यानी यहाँ पे मतलब एक या यहाँ पे भी नाइट्रोजन और मतलब फास्फोरस दोनों पाया जाता है। तो संयुक्त मतलब जो होता है उसके लिए अभी बात की गई इसके पहले कि कोई भी उर्वरक होता है उसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें दो या दो से अधिक तत्व पाए जाते हैं। तो जो MAP है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाया जाता है, यानी इसमें दो तत्व पाए जा रहे हैं।
बात कर लेते हैं डीएपी की। तो जो डीएपी होता है इसको मतलब डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अमोनियम के रूप में यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा और फास्फेट के रूप में यहाँ पे फास्फोरस होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा डीएपी में पाई जाती है वो 16% पाई जाती है और जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 48% पाई जाती है। अपने इंडिया में ये भी 2 ग्रेड के मतलब डीएपी आते हैं। दूसरे ग्रेड में क्या होता है, सेकेंड ग्रेड में जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है ये 18% होती है और जो मतलब फास्फोरस की मात्रा होती है ये 46% होती है। तो हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं वो सेकेंड ग्रेड का मतलब डीएपी यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी 2 या 2 से अधिक मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अमोनियम फास्फेट की। तो अमोनियम जो फास्फेट होता है यहाँ पे भी जो अमोनिया होता है उसको नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 20% होती है और जो मतलब फास्फोरस की मात्रा होती है ये भी 20% होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एमएपी में भी मतलब 2 या 2 से अधिक मतलब न्यूट्रिएंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट दिख रहे हैं और डीएपी में भी मतलब 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट दिख रहे हैं और अमोनियम सल्फेट जो है यहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्न में से संयुक्त उर्वरक कौन सा है। एमएपी, सेकेंड ऑप्शन है डीएपी, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी सभी में 2 या 2 से अधिक मतलब जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से लो एनालिसिस उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है कैन, सेकेंड ऑप्शन है डीएपी, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट, फोर्थ ऑप्शन है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। तो यहाँ पे बात करते हैं लो एनालिसिस मतलब जो उर्वरक होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके ये तीनों मिलाकर अगर मतलब 25% से कम होते हैं तो इनको हम लोग लो एनालिसिस उर्वरक बोलते हैं। और अगर इसमें मतलब जो उर्वरक होते हैं मतलब इसमें अगर 25% से ज़्यादा मतलब अगर पाए जाते हैं एनपीके में तो ये हाई एनालिसिस मतलब फर्टिलाइजर होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कैन, जिसको हम लोग कैन बात कर लेते हैं। तो कैन को क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कैन को यहाँ पे कैन की बात अगर करते हैं तो कैन को हम लोग किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। कैन क्या होता है, कैन को हम लोग किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। तो कैन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है इसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो 25% होती है। और बात करते हैं डीएपी में। तो डीएपी में क्या होता है, अभी इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो सेकेंड ग्रेड का डीएपी था उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा थी, सेकेंड ग्रेड का जो डीएपी था उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा थी वो 18% थी और जो फास्फोरस की मात्रा थी वो 46% थी। और बात कर लेते हैं यहाँ पे अमोनियम फास्फेट की। तो जो अमोनियम फास्फेट है इसके पहले वाले ऑप्शंस में हम लोग देखे थे कि जो नाइट्रोजन की मात्रा थी वो 20% थी और फास्फोरस की मात्रा जो थी वो भी 20% थी। अब बात कर लेते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की। तो सिंगल सुपर फास्फेट क्या होता है, इसमें ओनली क्या होता है, प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनमें केवल एक ही मतलब न्यूट्रिएंट पाया जाता है, यानी फास्फोरस जो होता है वो ही पाया जाता है। वो भी कितने परसेंट, सिंगल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 16% होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही 25% हो रही है। यहाँ पे अगर बात की जा रही है कि 18% नाइट्रोजन होता है और 46% जो होता है वो फास्फोरस होता है। यहाँ पे भी 20% नाइट्रोजन हो गया और जो फास्फोरस हो गया वो भी 20% हो गया।
तो यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसे फर्टिलाइज़र जिनके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK ये तीनों मिला के अगर 25 से कम होते हैं या 25% से कम होते हैं तो उसको हम लोग लो एनालिसिस में लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कैन होता है ये 25% है, DAP क्या है, ये भी 18 और 46 यानी 25% से ज़्यादा है। अमोनियम नाइट्रेट ये भी जो है नाइट्रोजन जो है 20% और फास्फोरस 20% है, यानी ये भी मतलब 25% से ज़्यादा हो गया दोनों को मिला के। तो यहाँ पे बचता है एक ऑप्शन यानी सिंगल सुपर फास्फेट। यहाँ पे जो मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट की मतलब जो वैल्यू है वो 16% है, यानी 25% से कम है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यानी निम्न में से लो एनालिसिस उर्वरक जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। सर्वाधिक आर्द्रताग्राही स्वभाव का उर्वरक है, फर्स्ट ऑप्शन है निर्जलित अमोनिया, सेकेंड ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है यूरिया, फोर्थ ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब सर्वाधिक आर्द्रताग्राही स्वभाव का उर्वरक कौन सा होता है। बात करते हैं सबसे पहले निर्जलीकृत अमोनिया की। तो सर्व आर्द्रताग्राही की अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब जो वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेता है उसको हम लोग आर्द्रताग्राही बोलते हैं, अगर मतलब या आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि अमोनिया जो होता, अमोनिया निर्जलीकृत अगर इसकी बात करें तो ये आर्द्रताग्राही में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। अगर बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की तो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसका राइट आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट, यानी सर्वाधिक जो आर्द्रताग्राही स्वभाव का उर्वरक होता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आर्द्रताग्राही के बारे में। तो सपोज दैट मतलब एक कोई इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट है और इसके अंदर कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को मान लीजिए आप कोई कपड़ा है और कपड़ा गीला है, कपड़ा क्या है, कपड़ा गीला है और इन्वायरमेंट क्या है, गीले कपड़े की तुलना में इन्वायरमेंट का मतलब जो नमी है वो कम है। तो क्या होगा, जो मतलब यहाँ से इसकी जो मतलब नमी है ये इन्वायरमेंट में चली जाएगी और इन्वायरमेंट में जब जाएगी तो कपड़ा क्या होगा, सूख जाएगा। ऐसे क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट में अगर मतलब कपड़े में काफ़ी मतलब सूखापन होता है और इन्वायरमेंट में नमी होती है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है, यानी कपड़ा भी हल्का गीला हो जाता है। तो सेम यही प्रोसेस है कि आर्द्रताग्राही ठीक इसी प्रकार से हम लोग को दिखाई देती है। इसको मतलब जिसकी आर्द्रताग्राही मतलब सबसे ज़्यादा होता है उसका जो क्रिटिकल मतलब वैल्यू होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि सर्वाधिक आर्द्रताग्राही स्वभाव का मतलब कौन सा उर्वरक होता है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट होता है। और कितना परसेंट होता है, जो कि 58% होता है। तो बात कर लेते हैं अगर यूरिया की, तो यूरिया जो होता है ये 70% होता है। और अगर बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की तो ये 79% होता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि सर्वाधिक आर्द्रताग्राही स्वभाव का उर्वरक कौन है, तो वो अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। खलियों की खाद बुआई के लिए कितने दिन बाद लेना चाहिए। यानी जो खलियां होती हैं और जब हम लोग खेतों में किसी फसल की बुआई करते हैं तो उसके कितने दिन बाद खलियों को खेतों में डालना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 15 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 30 दिन, थर्ड ऑप्शन है 45 दिन, फोर्थ ऑप्शन है 60 दिन। तो बात करते हैं अगर खलियों की, तो खलियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक खाद्य होती हैं, एक अखाद्य होती हैं, यानी एक खाने योग्य होती हैं, दूसरा ना खाने योग्य होती हैं। तो जो खाद्य योग्य मतलब खलियां होती हैं उसको हम लोग पशुओं को खिला सकते हैं और जो अखाद्य होती हैं उनको हम लोग पशुओं को नहीं खिला सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि जो महुआ की खली होती है,
महुआ और क्रंज की जो खली होती है वो बहुत जल्दी मतलब खेतों में अपघटित नहीं होती, यानी टूटती नहीं। खेतों में हम लोग जब उनकी खलियों को डाल देते हैं तोड़ फोड़ कर, तब भी वो खेतों में जाने के बाद आसानी से अपघटित नहीं होती। क्यों नहीं अपघटित होती? क्योंकि इसके अंदर सेफोनिन पाया जाता है, जो कि मतलब उसको आसानी से अपघटित नहीं होने देता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि खलियों की जो खाद होती है बुआई के कितने दिन पहले देना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ओ ए होगा, यानी 10 से 15 दिन पहले देना चाहिए खलियों को। बढ़ते हैं, सॉरी, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।